की बातें करनी है, पहले स्टार की बात करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार बड़े सिस्टमेटिक वे में मैं समझाऊंगा, बस उसी वे में समझ लेना, ज़्यादा हम इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, अगर हम स्टार की बात करें तो स्टार कैसे बनता है? स्टार बनने का एक सीक्वेंस होता है। स्टार बनने का एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। देयर इज अ सीक्वेंशियल ऑर्डर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टार। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, अगर आप बैलून फुलाते हो, बैलून फूलता है, तो आपने जो उसको एयर दिया वो उसमें आउटवर्ड फोर्स लगाता है, और वो जो बैलून की सर्कुलर शेप हुई है, उस बैलून को हर तरफ से बाहर से भी फोर्स लग रहा है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो फोर्स लग रही है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स। सारी शुरुआत इसी से होगी। दिस इज अ ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। ये फोर्स लग रही है जो चीजों को आपस में बाइंड कर रही है, बाइंड, और इसी के बिल्कुल ऑपोजिट, इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक फोर्स लग रही है, दैट इज अ प्रेशर फोर्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, और इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे न्यूक्लियर फोर्स। तो एक ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, एक न्यूक्लियर फोर्स लग रही है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक सर्कुलर चीज है, तो इस सर्कुलर चीज को सर्कुलर बनाए रखने में रोल किसका है? यहाँ इसकी तरफ फोर्सेस लग रही है, दैट इज ग्रेविटी, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट फोर्स लग रही है, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स, है ना। अदरवाइज या तो ये चीज पूरी की पूरी कोलैप्स कर जाएगी। अब अगर मैं इस फोर्स को एलिमिनेट कर दूं, सिर्फ ये फोर्स रहने दूं, तो चीज कोलैप्स कर जाएगी। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आप गिर जाओगे, आपको कोई धक्का मार रहा है, सामने से रोकने वाली फोर्स होगी, आप गिर जाएंगे, तो ये कोलैप्स कर जाएगी। और अगर मैं इस फोर्स को डिलीट कर दूं, इसको रहने दूं, तो चीज एक्सप्लोड कर जाएगी। कोलैप्स एंड एक्सप्लोजन, चीज का फट जाना। अगर मैं ज्यादा फूंक मार के गुब्बारा भर दूं, गुब्बारा फट जाता है ना, और मेरे हाथ में क्या रह जाती है? हम जब गुब्बारे को ज्यादा फूंक मार के फुला देते हैं, हाथ में वो चुंडी रह जाती है, गुब्बारा तो फट जाता है ना। और अगर फूंक अंदर से खींच लूं तो गुब्बारा कोलैप्स कर जाता है। तो अगर मैं इस फोर्स को हटा दूंगा तो कोलैप्स हो जाएगा, इसको हटा दूंगा तो ये एक्सपैंड कर देगी, फुल एक्सपेंशन हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। मैं यही समझा रहा था कि एक चीज को सर्कुलर शेप कैसे मिलती है। एक फोर्स है जो इनवर्ट लग रही है, दैट इज ग्रेविटी, एक फोर्स है जो आउटवर्ड लग रही है, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। होता क्या है, अब ये फोर्स समझ आ गई, अब मैं बिगिनिंग कर सकता हूँ। Yes. इसीलिए एस्ट्रोनॉमी की लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, बिगिनिंग कहाँ से होती है? बिगिनिंग होती है नेबुला से। नेबुला दैट इज क्लाउड ऑफ डस्ट, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, यही होता है ना नेबुला। मैंने यही पढ़ाया था ना। क्या होता है? विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर आर टू थ्योरीज। एक थ्योरी ये कहती है कि पास से एक सन क्रॉस, स्टार क्रॉस होता है जो इसको कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है। लेकिन चलो हम मोस्ट लेटेस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग चलते हैं। वो थ्योरी ये कहती है कि ये जो डस्ट एंड गैसेस हैं, ये किसी न किसी मैटर से बनी है। कोई ना कोई एटम है, एटम है तो मैटर होगा, और मैटर है तो कोई ना कोई ग्रेविटेशन फोर्स होगी। वो ये कहते हैं कि अपनी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ये जो नेबुला है डे बाय डे क्लोज आ रहा है, क्लोज होते जा रहा है, और क्लोज होते होते एक दिन इतना क्लोज हो जाता है कि इस पूरे के पूरे नेबुला में, अगर मैं कहता हूँ कि ये इट इज अ नेबुला,
एक नेबुला है, तो इसमें छोटे छोटे स्टार्स बनने लग जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे स्टार बनने लग जाते हैं। कंडेंसेशन इतनी हो जाती है कि छोटे छोटे स्टार्स बनने लग जाते हैं, यानी कि आपके साथ पास पहले गैसेस थी और डस्ट थी, आपने उनको क्लोज किया है तो पार्टिकल्स बनने लगते हैं। और वो जो स्टार्टिंग के बन रहे हैं उनको कहते हैं प्रोटोस्टार। कोई भी चीज़ जो आज की डेट में है उसका जो पितामह होता है उसके आगे वर्ड लगता है प्रोटो। इसलिए आज की डेट में जो हमारी हिस्ट्री है ना, उसकी जब बिगिनिंग होती है उसे हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। बिगिनिंग इन द सेंस आदि मानव दौर में, ठीक है। एक होती है प्रोटो हिस्ट्री, एक होती है प्री हिस्ट्री, एक होती है हिस्ट्री। दिस इज प्रोटो हिस्ट्री, आद ऐतिहासिक, फिर आता है प्राग ऐतिहासिक, ऐसे होते हैं वर्ड। तो प्रोटोस्टार बना, एक नहीं बना, कई सारे प्रोटोस्टार्स बन रहे हैं, ठीक है। अब वो जो नेबुला था, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन सिकुड़ा, कंडेंस हुआ, प्रोटोस्टार बना। प्रोटोस्टार आगे 3 तरह के प्रोसेसेस को जन्म देगा। मैंने लिखा था लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। देयर आर 3 लाइफ साइकिल्स, इसको समझना है बस। देयर आर 3 लाइफ साइकिल्स, अलग अलग से चलेंगे सबको लेके। हाँ, अब क्वेश्चन ये रेज होता है, ये लाइफ साइकिल्स किस पे डिपेंड करते हैं? मास ऑफ द स्टार। मास ऑफ द स्टार, मास ऑफ द स्टार। मास इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, मास कि स्टार का मास क्या है, ठीक है। तो 3 तरह के स्टार लिख लेंगे, इन तरह के स्टार लिख लेंगे। लो मास स्टार, इंटरमीडिएट या फिर मीडियम कह लो आप, इंटरमीडिएट मास स्टार, और या फिर, ठीक है, बहुत हल्के, मीडियम और फिर बहुत भारे, ठीक है। लो मास स्टार, इंटरमीडिएट मास स्टार, हाई मास स्टार और हाई लेवल मास, ठीक है। क्या होता है, तीनों का अपना अपना प्रोसेस है। तीनों की जो बिगनिंग सेम जगह से हो रही है, ठीक है, लेकिन तीनों का अपना अपना प्रोसेस है, ओके। वो क्या है प्रोसेस, उसको समझने की कोशिश करो। होता क्या है स्टार्स में? बेसिकली स्टार्स के अंदर एक कंसेप्ट होता है सिंपली, दैट इज हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा। क्यों होगा? वो जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो इनको मजबूर कर रही है एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए। जब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो 2 जुड़ के एक नया प्रोडक्ट जन्म देंगे, 2 जुड़ के एक नए प्रोडक्ट को जन्म देंगे। तो जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है तो इसकी वजह से 2 चीज़ों का जन्म हो रहा है, लाइट एंड एनर्जी, ओके। तो इसकी वजह से इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्यूल साइकिल। दिस इज अ फ्यूल साइकिल, क्योंकि इस लाइट, इस एनर्जी के क्या जो हमारे हम जब लैंप जलाते हैं, हम उसमें ईंधन डालते हैं, फ्यूल डालते हैं, तो ही लाइट मिलती है, तो ही हमें ताप मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो स्टार्स भी तो एनर्जी दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, कुछ तो कंज्यूम कर ही रहे होंगे, फिर ही कुछ बना रहे हैं। तो क्या कंज्यूम कर रहे हैं? किस चीज़ को खा रहे हैं? हाइड्रोजन को। क्या बना रहे हैं? हीलियम। तो हाइड्रोजन खा के जब हीलियम बना रहे हैं तो कुछ निकल रहा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं फ्यूल साइकिल, ठीक है। फ्यूल साइकिल, हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, लाइट एनर्जी दे रहे हैं, दिस इज अ फ्यूल साइकिल, ओके। ये टर्म्स में साइड बाय साइड एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ, थ्योरी में ये वर्ड्स आएंगे उसमें क्लियरली फ्यूल साइकिल लिखा होगा। आप ये मत सोचना फिर ये क्या होता है फ्यूल साइकिल। जो लो मास स्टार्स होते हैं ना, इसमें क्या होगा,
इनका जो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्जन होगा वो बहुत ही स्लो रेट से होगा। कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम इज अ वेरी स्लो ड्यूरेशन। दैट इज हाइड्रोजन होगा, इसमें भी होगा, लेकिन हाइड्रोजन टू हीलियम स्लो रेट में होगा। ठीक है, अब क्या होता है इससे सुनो। मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि एक ग्रेविटेशन फोर्स है, ठीक है। अब आप देखो कि ग्रेविटेशन फोर्स खुद ही अपने दुश्मन को जन्म दे रही है। अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग में कि ये प्रोडक्ट है, कुछ भी है, इसमें ये कुछ पड़ा हुआ है, इसको पास लाने का प्रोसेस किया ग्रेविटेशन। जब ग्रेविटेशन ये किया तो ये पास आए तो एनर्जी रिलीज हुई, तो इसको बड़ा करने का काम किया न्यूक्लियर फोर्स ने, और बड़ा हो रहा है। ग्रेविटेशन जितना नजदीक आ रही है इनको, उतना हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उतना न्यूक्लियर फोर्स क्रिएट हो रही है, तो बड़ा हो रहा है। तो जब अब दिस इज द रेट ऑफ एक्सपेंशन, नाउ द स्टेज ऑफ एक्सपेंशन, ओके। तो जब ये बड़ा हो रहा है तो इसको कहते हैं हम रेड ड्वार्फ। दिस इज अ रेड ड्वार्फ। क्यों रेड ड्वार्फ? क्योंकि हीट और एनर्जी इतनी क्रिएट हो रही है कि लाल रंग दिख रहा है, धधकने लगा है। कोई चीज जब धधकने लग जाती है तो लाल। दिस इज अ रेड ड्वार्फ, ओके। लो मास स्टार हाइड्रोजन कन्वर्टिंग इनटू हीलियम विद स्लो रेट, तो दिस इज अ रेड ड्वार्फ। यानी कि हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने में कई वर्ष कई बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, वेरी स्लो प्रोसेस। तो ये एक ऑलमोस्ट एक सिमिलर साइज का रेड ड्वार्फ बन के चमकता रहेगा, यानी कि छोटा लाल स्टार। लेकिन एक टाइम आएगा जब इसका फ्यूल साइकिल फुली कंज्यूम हो जाएगा। फ्यूल साइकिल फुली कंज्यूम हो गया है, लेकिन इसका मास बहुत छोटा था, तो ग्रेविटी का पुल इतना नहीं है। फ्यूल साइकिल पूरा कंज्यूम हो गया, मास बहुत कम था, तो ग्रेविटी का जो सेंटर की तरफ बाउंड करने का कंसेप्ट था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। और हाइड्रोजन पूरा हीलियम में चला गया, मतलब न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो जब ये रेड ड्वार्फ स्टेज में आता है ना, तो अपने इर्द गिर्द जो लाल 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 गैसेस की परत है, इतनी उबलती हुई गैसेस, उनको छोड़ देता है। उनको क्या करता है? छोड़ देता है। या ये इसके लालपन वाला प्रोसेस कई सदियों तक चलता रहता है कि अभी तक हमें देखा ही नहीं कि इसने छोड़ दिया। ठीक है, अब वो कहाँ छोड़ता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ तक एक प्रोसेस समझ आया? ये रुक गए यहीं पे रेड ड्वार्फ, तो आपको आकाश में बहुत सारे लाल लाल रेड ड्वार्फ, लाल लाल तारे दिख रहे हैं, रेड ड्वार्फ। इंटरमीडिएट और हमारा सन बिलोंग करता है या इसको, या तो लो मास स्टार है या इंटरमीडिएट मास स्टार, जिनके लिए बिलोंग करता है। इंटरमीडिएट मास स्टार में क्या होगा? हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा, बट इसके कंपैरिजन में काफी फास्ट रेट है, वेरी फास्ट रेट। कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम विद फास्टर रेट। अब जब हाइड्रोजन हीलियम में बहुत फास्टर रेट के साथ कन्वर्ट होगा, तो सिचुएशन रेड ड्वार्फ की नहीं आएगी। ग्रेविटी लग रही है, लेकिन उस ग्रेविटी को अपोज करने वाली फोर्स का रेट बहुत फास्ट है, तो साइज बहुत क्विकली एक्सपेंड हो रहा है पहला, और दूसरा एनर्जी और लाइट बहुत बम्पर प्रोड्यूस हो रही है।
इस वजह से स्टेज आती है रेड जियांट, नॉट रेड ड्वार्फ, दिस इज रेड जियांट, वेरी बिग रेड धधकता स्टार, ग्लोइंग स्टार। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि न्यूक्लियर फोर्स इतना रीच कर जाएगी कि ग्रेविटी उसके सामने हेल्पलेस है, तो ये अपने अराउंड, अपने सराउंड जितनी भी गैसेस का सर्कल है उसे शेड कर देगा, छोड़ देगा। शुरुआत हुई एक बिंदी से, बड़ा होता चला गया, है ना, साइज में न्यूक्लियर फोर्स बढ़ती चली गई, धीरे धीरे और बड़ा होता चला गया, और बड़ा होता चला गया, और बड़ा होता चला गया। एक टाइम ऐसा आया कि इसने सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ दिया, निकल गई है सारी गैसें, इसने शेड कर दिया। क्या बचा लेफ्ट? लेफ्ट क्या बचा? एक चमकता हुआ। क्यों? दिस इज अ व्हाइट ड्वार्फ, दिस इज अ रेड जियांट के बाद जो स्टेज आती है, दिस इज अ व्हाइट ड्वार्फ। व्हाट इज द स्टेज ऑफ व्हाइट ड्वार्फ? हाइड्रोजन पूरी तरह से हीलियम में कन्वर्ट हो चुके हैं, हीलियम पूरी तरह से कार्बन में कन्वर्ट हो चुका है। हाइड्रोजन हीलियम में गया, हीलियम पूरी तरह से कार्बन में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके पास इतनी और ग्रेविटी नहीं है कि और फर्दर कन्वर्जन करे, और ज़्यादा कन्वर्जन नहीं कर पाने की वजह से और न्यूक्लियर फोर्स नहीं क्रिएट होगी, लेकिन इतनी न्यूक्लियर फोर्स क्रिएट हो चुकी है कि ग्रेविटी जब फुल का एक्सीड कर गया है तो ये शेड कर देगा। लेकिन लुक एट दिस साइकिल, इंजन बंद, फ्यूल साइकिल कंज्यूम्ड, फ्यूल साइकिल फुली कंज्यूम्ड। अब पेट्रोल नहीं है, तो जितनी गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली थी अब चलती रहेगी उतनी रफ्तार के साथ, यानी कि सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फिनिश्ड, सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फिनिश्ड। तो जो हीट ऑफ एंड लाइट इसकी कंजम्पशन की वजह से बची है, इसकी वजह से ये व्हाइट कलर में चमक रहा है। तो दिस इज अ व्हाइट ड्वार्फ, दैट इज अ रेजिडुअल। वो शुरुआत जिससे हुई थी वही सेंटर होगा, लेकिन धीरे 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 सारी कंज्यूम कर लेगा कई वर्षों में, तो धीरे 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 लाइट और एनर्जी निकलनी बंद हो जाएगी। तो दिस इज अ ब्लैक ड्वार्फ। एक तारा तभी तक चमकता रहता है जब उसके अंदर हाइड्रोजन हीलियम में या हीलियम कार्बन में बदलते रहे, लेकिन हाइड्रोजन पूरे हीलियम में बदल चुके हैं और हीलियम पूरे कार्बन में बदल चुके हैं। और अब इतनी ग्रेविटी उसके पास है नहीं, क्योंकि उसने अपना मास शेड कर दिया है कि और ग्रेविटी आए तो कार्बनों को भी टकरा टकरा के फर्दर नियॉन में बदले। जितनी है ग्रेविटी अब नहीं है, क्योंकि अपना मास तो उसने शेड कर दिया है। तो अब और ग्रेविटी नहीं है कि कार्बन को फर्दर छोटे पकड़ पकड़ के उनको नियॉन बनाए। तो बस साइकिल बंद, जो एनर्जी स्टोर हुई थी उसकी वजह से व्हाइट ड्वार्फ, और फिर उसके बाद जब वो एनर्जी में निकल जाएगी तो काला पत्थर है ब्लैक ड्वार्फ। कैसे बना व्हाइट ड्वार्फ, कैसे बना ब्लैक ड्वार्फ, पता लगा? लेफ्ट ओवर पार्ट फ्रॉम द व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ इज द रेजिडुअल आफ्टर द शेडिंग ऑफ द मास फ्रॉम द रेड जियांट, and red giant is the formation of the fuel cycle। समझ आ रहा है कैसे बनते हैं सितारे? अब अगली सुनो कहानी, और सुनो अभी तक कोई ब्लैक ड्वार्फ नहीं हुआ है। क्यों? दिस प्रोसेस, दिस इज वेरी स्लो, दिस इज फास्टर फ्रॉम दिस, बट दिस इज ऑल्सो वेरी स्लो। तो जब से यूनिवर्स बना है तब से लेके अब तक ये तभी बन गए थे, लगभग ये भी 13.8 बिलियन ईयर पुराने हैं। तो इनको अभी अपनी एनर्जी इन्होंने बनानी बंद करी है, तो अब वो सारी कंज्यूम होनी है। तो इसके लिए अभी हमें बहुत टाइम चाहिए। मतलब एक इस यूनिवर्स की जो एज हुई है अभी तक 13.8 बिलियन, इतनी एज में एक स्टार ब्लैक में कन्वर्ट नहीं होता। तो अभी स्पेस में ब्लैक ड्वार्फ नहीं है, याद रखना, व्हाइट ड्वार्फ नहीं है, देयर इज नो ब्लैक ड्वार्फ। अब लास्ट high mass stars, they are very high in mass,
दे आर वेरी हाई इन मास, तो क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम वेरी फास्ट। इतनी फास्ट कन्वर्जन हो रहा है हाइड्रोजन का हीलियम में कि कोई सोच भी नहीं सकता। गोली की स्पीड से, ठीक है, गोली की स्पीड को मैं मुहावरे के तौर पे लेता हूँ बेटा, ये तो लाइट वेट की स्पीड पे काम चलते हैं, गोली की स्पीड मत देख देना, विद बुलेट स्पीड, ओके। तो बहुत तेज हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, और इसकी वजह से जो साइज बन रहा है बहुत कम टाइम में ऐसा हो रहा है, इसलिए ग्रेविटी मतलब कि न्यूक्लियर फोर्स बहुत हैवी जनरेट हो रही है, इसकी वजह से साइज बना सुपर जियांट। मैं एग्जैक्ट ऑपोजिट सारे देख रहा हूँ, रेड ड्वार्फ, रेड जियांट, सुपर जियांट, रेड ड्वार्फ, रेड जियांट, सुपर जियांट। और जब ये सुपर जियांट बन जाएगा, है ना, तो अब इसमें एक बात समझना, समझने वाली बात, इसमें मास देखो कितना हाई है, वेरी हाई मास का, तो ग्रेविटी की तो कमी कोई नहीं है। तो हाइड्रोजन हीलियम में कार्बन में, कार्बन नियॉन में, नियॉन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन सिलिकॉन में, सिलिकॉन आयरन में बदल रहे हैं। कितने फ्यूल साइकिल देखो, हाइड्रोजन पूरा खत्म हुआ तो जन्म मिला हीलियम पूरे को, हीलियम पूरा खत्म हुआ तो जन्म मिला कार्बन पूरे को, कार्बन फ्यूल साइकिल पूरा कंज्यूम हुआ तो नियॉन साइकिल, नियॉन साइकिल पूरा हुआ तो ऑक्सीजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल पूरा हुआ तो सिलिकॉन साइकिल, सिलिकॉन साइकिल पूरा हुआ तो आयरन। अब आयरन फर्दर कंबाइन होकर किसी चीज को जन्म नहीं देगा। तो 1 2 3 4 5 6 साइकिल्स, 1 साइकिल, 2 साइकिल एंड 6 साइकिल। So you can predict the amount of energy and amount of nuclear reaction or force. So enormous nuclear fusion. So this supergiant gives birth to supernova. जब इतनी एनर्जी का ये बन जाएगा सूरज, तो वो क्या होगा, एक्सप्लोजन, सुपरनोवा। और ये सुपरनोवा से इतनी लाइट और एनर्जी निकलती है, कैसे जब सुपरनोवा पड़ता है तो जिस गैलेक्सी में पड़ता है वो पूरी गैलेक्सी ब्राइट हो जाती है उतने टाइम के लिए। और गैलेक्सी में मैंने आपको बताया था, गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, तो एक स्टार के एक्सप्लोजन से पूरी गैलेक्सी लाइटन हो जाती है। तो सुपरनोवा, सुपर जियांट बना पहले, फिर सुपरनोवा हट गया। लेकिन ये जो सुपरनोवा था, इसके इर्द गिर्द जब इतना मैटर बन रहा था, तो ये एक्सप्लोड कर गया। एक्सप्लोड करने के बाद देखो सेंटर में कुछ बचा है, क्या है बचा हुआ, हमें शुरू से पता है, हम सब जानते हैं कि दिस इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इसके सराउंडिंग में घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन। इतनी एनर्मस ग्रेविटी थी इसके मास की वजह से कि जो इस सुपर जियांट का कोर होता है ना, इस सुपर जियांट का जो कोर है, भार इतना पड़ रहा है कि सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में घुसेड़े जबरदस्ती, और प्रोटॉन पकड़ के न्यूट्रॉन में घुसेड़ दिए, और अंत में एक चीज बच गई, तो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन, पहला न्यूट्रॉन, वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेज। सारे इलेक्ट्रॉन पकड़ के घुसाए प्रोटॉन में, प्रोटॉन पकड़ के सारे घुसा दिए न्यूट्रॉन में, कुछ नहीं बचा, सिर्फ न्यूट्रॉन बचा, और सिर्फ न्यूट्रॉन ही एग्जिस्ट करता है। तो सुपरनोवा के एक्सप्लोजन के पास जो बच जाता है, दैट इज अ न्यूट्रॉन स्टार, दैट इज अ न्यूट्रॉन स्टार। और इस न्यूट्रॉन स्टार के बारे में सुनोगे तो गिर जाओगे। इस न्यूट्रॉन स्टार का जो मास होता है वो तीन सन मिला के बनता है।
और इसका जो साइज होता है वो एक पार्क के बराबर, लगभग 11 से 15 किलोमीटर बस। यानी कि इसकी डेंसिटी कितनी हुई, यानी कि एक छोटी डब्बी 2 इंच की 3 इंच की एक डब्बी में अगर मैं न्यूट्रॉन स्टार का मटेरियल डालूं तो हिमालय का वजन रखता है, हिमालय पर्वत का वजन है, इतना डेंस। एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार में मिलियंस ऑफ टन का वजन है। 3 गुना सन को हमने सिर्फ 12 किलोमीटर की चीज में घुसा दिया, जबकि हमने सन का डायमीटर पढ़ा था कि सन अर्थ से कितना बड़ा है, और सारे प्लैनेटों में से सबसे डेंस अर्थ है ना। तो ये है न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी। और न्यूट्रॉन स्टार की घूमने की स्पीड इतनी भयंकर है कि अगर आपको कोई पूछे कि लाइट स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा कुछ है तो आपको आंसर करना है कि 25 टाइम्स द स्पीड ऑफ द लाइट, दैट इज द रोटेशनल स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन स्टार। इतनी जबरदस्त रफ्तार से घूम रहा है, ठीक है। और ये न्यूट्रॉन स्टार जो है, जो इसके अंदर मटेरियल है कोर में, इसके अंदर जो कोर में मटेरियल है दैट इज कार्बन, नियॉन वगैरह, एक दिन आएगा जब ये मटेरियल की वजह से जो इसकी ग्रेविटी फोर्स है और जो थोड़ी बहुत इसकी हीट और एनर्जी बची थी जिसकी वजह से न्यूट्रॉन स्टार हमें दिख रहा है, वो ग्रेविटी उसको ओवरकम कर जाएगी और ये यहां से खत्म हो जाएगा, दैट इज ब्लैक होल। सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगी, तो स्टार की ग्रेविटी। और इसकी स्पीड क्या है घूमने की, मैंने बताया 25 गुना ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये यहाँ से चलेगा इस गैलेक्सी में और घूमते हुए सुदर्शन की तरह सारी गैलेक्सी को खा रहा है अपनी ग्रेविटी से। और एट हौली हौली जिस गैलेक्सी में बना था उसी को ही खाता जा रहा है घूमते घूमते, क्योंकि ग्रेविटी इतनी अनर्मस है कि कोई बच ही नहीं सकता। और ग्रेविटी को थोड़ी मारो, घूमने की स्पीड ही बहुत है। जब किसी के पास पहुंचता है तो उस चीज की अपनी उसको बचाए रखने की जो ग्रेविटी होती है उसको अपनी स्पीड से खा जाता है, जीरो ही कर देता है। जैसे टॉर्नेडो आता है तो टॉर्नेडो के सेंटर में जो लो प्रेशर है वो मकानों को, बिल्डिंगों को ऊपर उठने में मजबूर करता है, फिर टॉर्नेडो से अपनी लपेट में ले लेता है। तो इतनी स्पीड से घूमते हुए किसी भी चीज के पास जाता है तो पहले तो उसका जो भी फोर्स है, प्रेशर, उसको जीरो कर देता है और फिर उसे अपने अंदर खींच लेता है। तो सारे के सारे मैंने बुक में या कहीं भी पढ़ा हुआ, दे आर वेरी कंफ्यूजिंग। एक चीज से दूसरी निकालनी नहीं आ रही, चाहे आप ये बुक ले लो या एनसीईआरटी ले लो। मैंने आपको फ्लो में बता दिया कि ये तीनों की अलग अलग फैमिलीज हैं। हमारा सन आने वाले समय में किसी टाइम पर रेड जियांट बनेगा। रेड जियांट बनने के बाद व्हाइट ड्वार्फ बचेगा और व्हाइट ड्वार्फ ब्लैक ड्वार्फ। अभी हम इस स्टेज में हैं, कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम। वी आर वेरी मच सेफ। अभी ये आना है, ये हुआ नहीं है, अभी ये होगा और कभी ना कभी ये रेड जायंट बन के शेड करेगा मटेरियल, ठीक है। लेकिन एक बात है, अगर एक तरफ ब्लैक होल बना है जो गैलेक्सी को खा रहा है तो सृष्टि का चक्र कभी रुक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक तरफ इसने मटेरियल छोड़ा भी था एक्सप्लोजन के साथ। जो मटेरियल इसने एक्सप्लोर किया है उससे नए यूनिवर्स बनेंगे, उससे नए प्लैनेट बनेंगे और ये खाने का काम करेगा। तो सफाई के लिए भी लगा हुआ है और बनाने वाला भी लगा हुआ है, दोनों लगे हुए हैं। दैट इज ब्रह्मा, दैट इज शिवा, ठीक है। तो सृष्टि का चक्र रुकता नहीं है, इट इज अ साइकिल। बनना बिगड़ना लगा ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा। आई बात हमें, ये सारा समझ में आया? बस इसी तरह से बनेंगे। रेड जियांट क्लियर है, व्हाइट ड्वार्फ क्लियर है, ब्लैक ड्वार्फ क्लियर है, सुपरनोवा क्लियर है, न्यूट्रॉन स्टार क्लियर है, ब्लैक होल क्लियर है, सुपर जियांट क्लियर है, रेड ड्वार्फ क्लियर है। कोई नहीं छोड़ा, सारे एक ही फ्लो में हो गया क्लियर। बहुत स्लो रेट है इसका, हाइड्रोजन में हीलियम का कन्वर्जन रेट बहुत स्लो है। तो ये पता नहीं कितने खरब ट्रिलियन वर्ष ले लेगा कुछ आगे होने में। इसके हाइड्रोजन हीलियम ही नहीं कंज्यूम होने कभी पूरे, क्योंकि दिस इज अ वेरी स्लो। इसलिए ये स्मॉल ड्वार्फ है, इसका एक्सप्लोजन कुछ नहीं होगा। इसलिए इसकी स्टेज का भी, हाँ इसकी स्टेजेस ये हैं, ये वाली। अगर इसका फास्ट हो जाएगा रेट तो ये कंटिन्यू कर जाएगा, और इसी का रेट और फास्ट हो जाएगा तो ये कंटिन्यू कर जाएगा। लेकिन उसके लिए इसको अपना साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो साइमल्टेनियसली स्पेस में अलग अलग
साइज के स्टार एग्जिस्ट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली स्पेस में, और उन सब का ये है काम, और ये सबको जन्म देने वाला है यहाँ पर ये जो प्रोटोस्टार है, इसके बाद इन सबको जन्म देने वाला ये और ये, इन सब का एक एक सीक्वेंस स्टार होता है, उसको बोलते हैं सीक्वेंस स्टार। जिससे सारा सीक्वेंस स्टार्ट होता है, दैट इज अ सीक्वेंस स्टार। समझ आइए वहाँ की। अब लिखना शुरू करेंगे हम इनके बारे में। अब हम करेंगे डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, ठीक है। व्हाट इज डार्क मैटर एंड व्हाट इज डार्क एनर्जी, ये समझ आ गया। सबसे पहले बात करेंगे डार्क एनर्जी। देखिए, अगर हम बात करें, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये यूनिवर्स है, दिस इज यूनिवर्स, तो ये है ये वो 5% मैटर है जिसको हम जानते हैं सिर्फ। हमें यूनिवर्स का कितना पता है? सिर्फ 5%। 5% ऑर्डिनरी मैटर जो हम देख सकते हैं, 5% ऑर्डिनरी मैटर। इसके अंदर क्या आ जाएगा? ऑर्डिनरी मैटर के अंदर क्या आ जाता है? नॉर्मली सारे प्लैनेट्स आ जाएंगे, उसके बाद स्टार आ जाएंगे, गैलेक्सीज हैं, और इनके अंदर जो भी मटेरियल है, एस्ट्रॉइड है, कॉमेट्स हैं, प्लैनेट, मेटेरॉइड्स हैं, ये सारा कुछ आ जाएगा। हम कुल मिला के इतना ही जानते हैं ना, मैं हूँ, आप हूँ, ये जो चेयर है, दीवारें हैं, ये सब क्या है? ऑर्डिनरी मैटर है। यानी कि जो कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को जानते हैं जो एटम से बनी है, उन्हीं चीज़ों को जानते हैं जो एटम से बनी है। बहुत पहले की अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जाता था कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन are the fundamental particles. Why they are fundamental particles? क्योंकि हम इनको आगे और फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। They are the main building blocks, ये सबसे छोटे हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स आर द फंडामेंटल बेसिक पार्टिकल। लेकिन रिसर्चेस हुई और एक भ्रम हमारा टूटा कि नो, दे आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स आर क्वार्क्स आर द फंडामेंटल, क्योंकि इनको भी फर्दर हम तोड़ेंगे तो क्वार्क्स मिलेंगे, और क्वार्क्स की भी आगे 6 से 7 फैमिलीज बनाएंगे। उनको हम कहते हैं 6 to 7 फ्लेवर्स, लाइक चार्म, अप, डाउन, हाई, लो, देयर टॉप, बॉटम, अप, डाउन, चार्म्स, देयर आर सो मेनी फ्लेवर्स। तो न्यूट्रॉन भी उन क्वार्क्स से बना है, प्रोटॉन्स भी क्वार्क्स से बने हैं, ये सब क्वार्क्स से बने हैं। हमें अब तक सिर्फ इसका ज्ञान प्राप्त है, अब हो सकता है कि इसके आगे भी कुछ हो सकता, वो जो है उसका पता नहीं है। तो ये जो है ये किससे बना है? तो हमें सिर्फ अभी इतने का पता लगा है, 5% ऑर्डिनरी मैटर जो क्वार्क्स से बना है, और इसके बाद ये जो है ये जो 27% है, दिस इज अ डार्क मैटर। मार्क माय वर्ड, इज अ मैटर, डार्क मैटर। और मैंने आपको बता दिया था, आइंस्टाइन क्या कहता था, एनर्जी भी मैटर में कन्वर्ट होती है। तो डार्क मैटर 27%, 5% ऑर्डिनरी मैटर, और ये जो है, अब इसको मैं डार्क एनर्जी से दिखाने तो ऐसे ऐसे करते हैं, दिस इज अ डार्क एनर्जी 67%। ब्रह्मांड में अगर मैं ऐसे शुरू करूंगी, यहाँ से ब्रह्मांड की उत्पत्ति शुरू हुई थी, तो एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैटर, डार्क मैटर कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी मैटर। तो हम यहाँ खड़े हैं, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मेरी नॉलेज का पैरामीटर भी यहाँ तक ही पहुँच